नमस्कार, सुप्रभात। यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। 2 बजे रात तक वो बैठक चली। पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता बैठक में मौजूद रहे। करीब 8 घंटे से ज्यादा चलने वाली इस बैठक में भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो सकी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बिहार, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक भी सोनिया गांधी के आवास पर हुई। बैठक के बाद कांग्रेस के 27 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी हुई। कांग्रेस की चौथी सूची में यूपी के 7, केरल के 12, छत्तीसगढ़ के 5, अंडमान निकोबार के 1 और अरुणाचल प्रदेश के 2 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने कैराना से हरेंद्र मलिक, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह घोसी से बालकृष्ण चौहान और बिजनौर से इंदिरा भाटी, मेरठ से ओम प्रकाश शर्मा और हमीरपुर से प्रीतम लोधी और गौतम बुद्ध नगर से अरविंद सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सूची में सबसे चर्चित चेहरा पूर्वी केंद्रीय मंत्री शशि थरूर है, जिन्हें कांग्रेस ने केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगे। साथ ही बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में भी वो शामिल होंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री का गोरखपुर जाने का प्लान है, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगे और फिर 18 तारीख की सुबह कई कार्यक्रमों में वहां पर वो शिरकत करेंगे। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद पहली बार प्रियंका गांधी पूर्वांचल दौरे पर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी 18 से 20 मार्च तक पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में चुनाव प्रचार करेंगी। पौराणिक काल से पवित्र का पैमाना तय करती आ रही गंगा नदी आज सियासत में वोट की संख्या तय करने का एक पॉलिटिकल पैमाना बनती जा रही है। 2014 के चुनावी संग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा के आंगन से सियासी हुंकार भरी और दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो गए। अब 2019 की चुनावी परीक्षा के लिए प्रियंका की टीम भी गंगा तट से चुनाव की शुरुआत करने की तैयारी में जुट गई है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी अपने प्रथम दौरा इसी क्षेत्र में प्रयाग से काशी का चयन किया। इस पे विचार हो रहा है। यही हम लोगों के लिए और इस जगह के महत्व को दर्शाता है। काशी और संगम के समावेश में करीब आधा दर्जन संसदीय क्षेत्र बसे हुए हैं। लिहाजा पूर्वांचल के सियासी भाग में गंगा की धारा से चुनावी धार तेज करने में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस प्रचार पॉलिटिक्स का शुभ मुहूर्त 18 मार्च को संगम तट पर गंगा पूजा के साथ शुरू होगा। संगम दर्शन के बाद प्रियंका सुबह 9:20 पर छतनाग पहुंचेंगी। यहाँ से स्टीमर से आगे का सफर तय करेंगी। करीब 11 बजे स्टीमर से दुमदुमा घाट पहुंचेंगी। 11:25 पर दुमदुमा घाट से सिरसा जाएंगी। प्रियंका गांधी के पहले चुनाव प्रचार में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की छवि भी खूब देखने को मिलेगी। सिरसा में प्रियंका गांधी शिव मंदिर के दर्शन करेंगी और पार्टी पदाधिकारियों के साथ साथ आम लोगों से भी मुलाकात करेंगी। टुडियार कौधरिया जाकर प्रियंका पुलवामा में शहीद हुए महेश यादव के परिजनों से मुलाकात करेंगी। मुलाकात के बाद जलमार्ग तय करते हुए प्रियंका शाम 5 बजे विंध्याचल पहुंचेंगी। यहाँ कालीन बुनकरों से मुलाकात करेंगी, जिसके बाद रात 9 बजे विंध्याचल मंदिर में दर्शन पूजा करेंगी। विंध्याचल में रात्रि विश्राम के बाद 19 मार्च को प्रियंका गांधी मिर्जापुर और भदोही पहुंचेंगी। यहाँ वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। साथ ही पार्टी नेता और जनता से मुलाकात कर चुनावी तापमान नापेंगी। अलग अलग जिलों में चुनाव प्रचार करते हुए 20 मार्च को प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंचेंगी। वाराणसी में प्रियंका विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। इस दौरान वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगी। जल प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी गंगा किनारे बसे मल्लाह समाज से सीधा संवाद करेंगी और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 18 मार्च को लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान का प्रयागराज से आगाज करेंगी। संगम तट पर पूजा अर्चना के बाद गंगा नदी के रास्ते छतनाक से स्टीमर के जरिए अपने चुनावी अभियान की वो शुरुआत करेंगी। लेकिन अपने पहले पड़ाव में ही प्रियंका गांधी पुलवामा में शहीद सीआरपीएफ जवान महेश यादव के परिजनों से मुलाकात करने भी जाएंगी। शहीद के परिजनों को भी प्रियंका गांधी से काफी अपेक्षाएं हैं। हमारी प्रियंका मैडम आएंगी 18 तारीख को हमारे घर पे। मतलब जो भी सरकारी नियम कानून के अनुसार जो भी फायदे हैं, इसे पेट्रोल पंप बोला गया था, हमारे भाई के आए थे शहादत पे, एक स्कूल या फिर एक गैस एजेंसी के लिए हमें दिया गया था आश्वासन। हमें उसके लिए बोला गया था कि आपको भाई आपके नाम से, भाई के नाम से मिलेगा आपको। दुआरे न सड़क पूरा हो सकी, न कोनो चीज जौन मिले वाला रहा, कोनो चीज नहीं मिलता। लड़कियन की नौकरी हम आप की देखभाल करे, यही हम मांगा चाहत है, इतना हमारे पूरा। मेरा उम्मीद यह है कि जो सरकार जितना वादा किया है उतना हमको पूरा करके दे दे, और मैं यही प्रियंका जी से बोलूं। उधर यूपी में सियासी दल जातिगत गुणागणित बिठाने में जुट गए हैं। अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। दोनों दलों के बीच 10 जनपद में लंबी चर्चा हुई और साथ ही सीट बंटवारे पर भी चर्चा की गई। अपना दल को कांग्रेस बस्ती और गोंडा सीट देने पर राजी हो गई है। अब अपना दल और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस मौके पर कृष्णा पटेल के दामाद पंकज निरंजन सिंह चंदेल ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। अपना दल का कुर्मी वोटों पर खासा प्रभाव माना जाता है। वहीं अपना दल एस बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। उधर यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने भी महेंद्रनाथ पांडे ने लखनऊ में कई नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाई। इस दौरान जब उनसे श्यामा चरण गुप्ता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही उन्होंने एसपी बीएसपी गठबंधन पर भी हमला किया और कहा कि ये सभी लोग मनमोहन सरकार में उनके साथ थे, अब कांग्रेस से अलग होने का दिखावा कर रहे हैं। 10 साल तक मनमोहन की सरकार को ये दोनों दल मिलकर चलाते रहे। आज तो ये आए हैं फिर से नए प्रकार का फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, लेकिन ये 10 साल इन्होंने दिल्ली में फ्रेंडली मैच खेला था। मनमोहन की सरकार किसी और ने नहीं चलाई थी। यूपी में सपा बसपा आरएलडी गठबंधन होने के बाद आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने पहली बार बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की। माया के आवास पर करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने मिशन 2019 फतह की रणनीति पर चर्चा की। जयंत चौधरी ने बताया कि माया से यूपी और देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल यादव फिरोजाबाद के सिरसागंज में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी के साथ साथ अपने दूसरे विरोधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं उन्हें अपने गिरोह में झांकना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रोज बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, लेकिन कौन है बताओ? कितने बार मायावती ने सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी? कितने बार? 3 बार। अमरोहा में यूपी सरकार में राज्य मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने आजम खां के चुनाव बहिष्कार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अगर उन्हें लोकतंत्र में विश्वास है तो उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए और अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। चुनाव में वो इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं, लोकतंत्र में उन्हें विश्वास नहीं है। और जो उनके बेटे का मामला है आप सबके संज्ञान में है, अनेकों स्तरों से माध्यमों से शिकायत की गई है। उसकी एज को लेकर, जो उनकी आयु है उसके सर्टिफिकेट को, प्रमाण पत्र को लेकर लोगों ने शिकायत की है, उनकी जांच विचाराधीन है। तो वो इन सब विषयों से ध्यान हटकाने के लिए इस तरह के अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। और मुझे, अगर उन्हें लोकतंत्र में विश्वास है तो चुनाव में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए।
लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी नहीं किया है, लेकिन अंदर से ही विरोध के स्वर निकलने लगे हैं। मामला देवरिया संसदीय सीट का है। यहां बीजेपी के पूर्व सांसद और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ने मौजूदा सांसद कलराज मिश्रा को बाहरी बताते हुए कहा कि कलराज जी बाहरी हैं और इनसे ज्यादा निराश और हताश हैं। अगर उन्हें टिकट मिला तो विद्रोह हो सकता है। कि जनता निराश है, हताश है और वो हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में जानते नहीं हैं। बाहर के हैं इसलिए वो जानते नहीं हैं। उन्होंने कोई खास प्रयत्न भी नहीं किया है कि उनके बारे में जाने। वो कार्यकर्ता आज ये महसूस कर रहे हैं कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। मैं सकारात्मक रूप से मैंने राजनीति खेली है और आज भी सकारात्मक अपना पक्ष रखने के लिए आया हूँ। यहाँ पर जनता में जो हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अंदर जाके अपना पक्ष रखूँ। एक सज्जन को अपने साथ लाया हूँ जो मेरा समर्थन करने के लिए तैयार हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीरियल किलर सलीम, रुस्तम और सोहराब को कैसे दिल्ली की मंडोली जेल में ऐशो आराम कराया जा रहा है, इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जेल के बैरक में इंडक्शन कुकर के साथ साथ खाने के लिए पनीर तक का इंतजाम है। रुस्तम ने खुद जेल में मिल रही तमाम सुविधाओं का वीडियो में बखान किया है। 1.5 मिनट की इस क्लिप में रुस्तम ने बैरक में रखे इंडक्शन कुकर पर मनपसंद खाना पकाते और शाही पनीर का पैकेट दिखाता नजर आया। अपना बिस्तर और बाथरूम दिखाने के साथ साथ अपने भाइयों की बैरक दिखाई। इसके साथ ही बैरक में मौजूद एक गुर्गे की पीठ थपथपाते हुए खुशी का इजहार भी वो करता नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जेल की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं। जिस कमरे में मैं रहता हूँ ये सामने रहते हैं हमारे भाई लोग। जो यहाँ में है वो चक्कर खागा, रब्बिया बना होगा, सबके पास पूछे। आजमगढ़ में जेल प्रशासन की छापेमारी से नाराज कैदियों के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। पुलिस ने करीब 4 घंटे बाद बवाल पर काबू पाया। खूनी संघर्ष में कैदियों के साथ कई जेल कर्मी भी घायल हो गए हैं। घायल कैदियों का जेल अस्पताल में इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल एक कैदी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्रशासन ने छापेमारी के दौरान जेल से 36 मोबाइल फोन बरामद किए थे। हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि जेल में कुछ लोग मोबाइल यूज़ कर रहे थे। हम लोगों ने रेड किया आज। एडीएम और एसपी सिटी ने 35 मोबाइल बरामद हुए। इसको लेकर इन लोगों में आक्रोश था। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर देश के सबसे बड़े सूबे में जिला प्रशासन अभी से पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। हापुड़ में जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। आगामी लोकसभा चुनावों व होली को लेकर हापुड़ जनपद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला। जवानों ने संवेदनशील इलाकों और बाजारों से होते हुए पैदल मार्च किया। हापुड़ जनपद में पहले चरण में ही चुनाव होने हैं और इसके लिए प्रशासन अभी से ही पूरी तरह से सतर्क है। ये होली और चुनाव को के मद्देनजर देखते हुए ये सेंट्रल फोर्स आज हापुड़ में आई और उसके साथ लेकर के सिटी एरिया में पूरा मार्च किया गया और जगह जगह पूरे जो संवेदनशील स्थान है हमारे, वनलेबल स्थान है हमारे, उन एरियाओं में भ्रमण कर और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु, सुरक्षा हेतु हम लोग भ्रमण किए। उधर लोकसभा चुनावों में बलबाइयों से निपटने के लिए हरदोई के पुलिस लाइन ग्राउंड में बलबा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल हुआ। उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस कर्मियों को एयर गन और टीयर गैस के गोले फेंकने का प्रशिक्षण दिया गया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज यहाँ पे बलवा ड्रिल का प्रशिक्षण रखा गया था और ये लोकसभा की चुनाव की तैयारियों में जिससे कि अच्छे तरीके से संपन्न की जा सके आज इनको ये प्रशिक्षण दिया गया है।
किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो सके और इनका मनोबल ऊंचा रखने के लिए और साथ ही साथ इनको जो कायदे कानून है बढ़वा ड्रिल के उसको बताया गया है। लेकिन मॉक ड्रिल के दौरान पुलिसकर्मी रिहर्सल में निशाना चूकते नजर आए। फिर पुलिस की ओर से फेंकी टीयर गैस का धुआं पुलिसकर्मियों की तरफ ही आ गया। हापुड़ से विपिन गिरी और हरदोई से आशीष मिश्रा, न्यूज़ 18 ब्यूरो।